आज हम आपको बताएंगे थर्मल से निकलने वाली राख को किन किन कामों में मतलब काम में लिया जाता है, और इस राख से ब्रिक्स कैसे तैयार करते हैं, मतलब ईंटें कैसे तैयार करते हैं, और इसमें क्या क्या मटेरियल डाला जाता है और कितनी मात्रा में डाला जाता है। ये मैं राकेश जी से कहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि भी एस ब्रिक से हम ईंटें कैसे तैयार करें। मदन जी, ऐसा है कि अपने यहाँ लगभग कोयले से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट जी भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। जी जी तो एक जहां मतलब 1000 से 1500 मेगावाट बिजली जिस प्लांट में पैदा होती है, वहां लगभग 15,000 टन कोयला खपत होता है। जी जी तो इससे जो राख निकलती है जी वो लगभग 70% के आसपास जी न्यूनतम जी निष्पादित होती है। तो इस प्रकार सरकार ने देखा कि भाई ठीक है, बिजली तो हमें प्राप्त हो रही है और कल कारखाने भी चल रहे हैं, जनता की डिमांड भी पूरी करना अति आवश्यक है। जी लेकिन अब इस राख का उपयोग कहाँ किया जाए, जी क्योंकि इस तरह से तो आने वाले 10-20 सालों में राख के इतने ढेर लग जाएंगे कि पूरी जमीन ही कम पड़ने लग जाएगी। फिर गांव में प्रदूषण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल भी बनाने पड़ेंगे। प्रदूषण से आपको पता है दमे जैसी बीमारियां और बहुत ज्यादा होती है। पर्यावरण मंत्रालय को भी काफी चिंता हुई, जी तो इन्होंने राख के उपयोग के लिए डिस्कशन किया। जी तो सामने आया कि एक तो इसका राख में जो अपने सीमेंट बनती है इसमें उपयोग किया जाए, और सीमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। जी 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 सर, इसका करीब करीब 20 से 30% के करीब राख जो है सीमेंट बनाने में उपयोग ली जाती है, जिसको अपने ये जैसे 56 ग्रेड राख बोलते हैं, उस पे एस बेस्ट लिखा होता है जी। तो ये सीमेंट में मिलाई जाती है। इसके अलावा छोटे लघु उद्योगों को डेवलप करने के लिए जी राख की ईंटें बनाई जाए जी। तो एक तो अपने क्या है कि मिट्टी की ईंटों की खपत कम होगी, ये तो है, जिससे जमीनें बचेगी, मिट्टी बचेगी जी। और उसमें जो चारा उपयोग होता है, पहले तो पशुओं को आसानी से चारा मिल जाया करता था, आजकल आप देखते हैं कि ये सारा चारा भट्टों पे, ईंट भट्टों पे जाने लग गया। जी जी। क्योंकि कोयला काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, कोयला मिलता नहीं है जी। तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गया, और इस वजह से भी मतलब सरकार ईंधन की मजबूरी ने मतलब चारा जलाने पे मजबूर कर दिया। हाँ, ईंधन की वजह से भी अब कोयला कहाँ से उपयोग में लेंगे ये लोग इतना, जी जी। और लेंगे तो भी अब हमारी मिट्टी जा रही है ना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जा रही है, ऊपर से एक होता क्या है, करीब करीब आधा फीट के अंदर ही सारी उर्वरा शक्ति होती है, उसी से अनाज पैदा होता है जी, और जी, वो हम सारा ठेके पे लेते हैं जमीनें, उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं और ये ईंटें बना करके, और बड़े बड़े भवन बनने लगे, बिल्डिंगें बनने लगी, देश विकास कर रहा है, तो देश को इसका खामियाजा भी भारी मात्रा में भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये इस राख को लघु उद्योगों में काम में लिया जाने लग गया है, जिससे काफी हद तक ये समस्याएं दूर हुई है। एक तो ये जो राख के निष्पादन वाली प्रॉब्लम, कुछ मात्रा में सीमेंट में उपयोग हो जाती है जी। और कुछ मात्रा में जो ये हाइड्रोलिक मशीनें लग गई आजकल, प्रेशर मशीन, जी जी। इससे जो ईंटें बनती है, तो जिसके पास में कम पूंजी है वो आदमी भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। जी। करीब 4 से 5 लाख रुपए लगा करके भी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मशीन लगानी है तो उसके लिए 15 से 20 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे।
जी जो कि करीब 8 से 10 घंटे के अंदर 10,000 ईंटें तैयार हो जाती है जिसमें। तो फिर इसमें जो जो मटेरियल डलता है उसका रेशा क्या रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। मदन जी, इसमें एक तो मैं ना आपको एक वीडियो डालूंगा इसके अंदर जी कि किस प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ जी कि ये ईंटें कैसे तैयार होती है और इसमें कितना खर्चा लगता है, जी और यदि कोई इस व्यवसाय को शुरू करना चाहे हम्म। तो कम पूंजी में इस व्यवसाय को कैसे शुरू कर सकता है। तो मतलब एक बार मैं बीच में टोक रहा हूँ, अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहे जी जी और वो आपसे राय लेना चाहे जी जी। तो क्या आप उनको कोई शुल्क लेंगे या निःशुल्क कोई राय देंगे, कैसे कोई मार्गदर्शन चाहे तो करेंगे क्या? मदन जी, ऐसा है कि मैं इस बिजनेस में समय पिछले 15 साल से लगा हुआ हूँ, और मेरे पास में कोई भी इसके बारे में राय लेने के लिए आता है जी तो मैं निःशुल्क अपना समय और राय दोनों उपलब्ध करवाता हूँ। बस बहुत क्योंकि अच्छी बात। जब देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये तो है प्रदूषण कम होगा तो लोगों की उम्र बढ़ेगी। जी इसी को देखते हुए मैंने भी ये शुरू में जो मशीन लगाई थी इसी पर्पज से लगाई थी कि भी देखते हैं इसको। उस समय परेशानी हुई, लेकिन आज अच्छी क्वांटिटी में ये मैं अपनी ईंटें बेच रहा हूँ। जी तो इसके लिए सर्वप्रथम हमारे तो आसपास में ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो हमें निःशुल्क राख उपलब्ध हो जाती है। अच्छा अच्छा तो मैं उसी के हिसाब से आपको राख तो हमें फ्री मिल ही जाती है। जी। तो एक ईंट पे कितना खर्चा आता है जी जी मैं आपको बताऊंगा। जी सर्वप्रथम मदन भाई साहब, इसके अंदर हम 50% राख अच्छा जी उपयोग में लेते हैं। जी इसके अलावा जहाँ पे स्टोन, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे स्टोन सैंड, जो क्रेशर सैंड जिसको बोलते हैं, बजरी भी बोलते हैं कई जगह। हाँ, वो जो नदियों से निकली हुई जो मोटी रेत होती है जी, उसको जी। बजरी बोला जाता है। वो हमारे यहाँ बीकानेर में निकलती है, जिसे हम बजरी बोलते हैं। खानों से निकलती है वो, और जयपुर साइड में और इन साइडों के अंदर जो नदियों से आती है उसको भी बजरी बोला जाता है। उसको भी हम उपयोग में ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसका थोड़ा दाना बड़ा होना चाहिए जी। ताकि वो ईंटों के अंदर पकड़ करने में सक्षम हो और मजबूती दे सके। जी जी तो 50% हम राख लेंगे। इसके अलावा 35% के करीब, ये 37 भी हो सकती है, 38% भी हो सकती है, ये स्टोन सैंड या बजरी इस्तेमाल करते हैं। जी इसके अलावा हम इसके अंदर चूना, मतलब चूना मतलब जिसको हम मकान वगैरह पोतने में और में जो काम आता है, जिसको कली बोलते हैं। अच्छा कड़ी भी बोलते हाँ। हैं। ठीक ठीक तो उस चूने को उपयोग में लेते हैं भिगोने के बाद। जी उसको करीब 10 से 12 दिन भिगोया जाता है। उसके पश्चात वो ठंडा होने के बाद में जी उसको काम में लिया जाता है। तो ये करीब 12 से 15% के आसपास हम भीगा हुआ चूना इस्तेमाल करते हैं। जी इसके अलावा 2 से 3% जो बिल्कुल ही लो ग्रेड की जी जो अपने पीओपी होती है, जी जिसकी क्षमता बहुत ही कम होनी चाहिए, जो 10 से 15 मिनट में सेट होती हो। अच्छा अच्छा, सेट होने का समय उसका ज्यादा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बीच में मशीन खराब हो जाए जी जी या जैसे कि बिजली चली जाए, कुछ और हो, तो आपका मसाला खराब नहीं हो। और वैसे भी इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता। ये थोड़े बहुत समय के बाद बाइंडिंग करने के लिए ज़्यादा ईंटों की बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और कुछ फिनिशिंग आ जाती है, जी इसीलिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। जी तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोलिक मशीन लेंगे, जी जिसकी कॉस्ट मैंने बताई थी 4-5 लाख से लेकर के 15 लाख तक की मशीन सफिशिएंट है जी काम करने के लिए, जी ईंटें बनाने के लिए। हाँ, बाकी आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, करीब आपको 50,000 से 1 लाख की ईंट पर डे निकालनी है, तो आप इससे बड़ी मशीनें
ले सकते हैं। जी ये मेरे पास में जैसे कि 12 लाख की मशीन है, इसमें 10,000 ईंटें हम एक शिफ्ट में तैयार कर लेते हैं। एक शिफ्ट का मतलब टाइमिंग 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे हम 10 ये हज़ार तैयार इसमें कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम मिक्सर के अंदर हम्म, चूना डालते हैं। जी चूना का अच्छी तरह से वो पिस जाने के बाद में, उसका घोल बन जाने के बाद में उसके अंदर पानी डालेंगे मतलब उसमें। हाँ, बहुत कम मात्रा के अंदर, क्योंकि वो भिगा हुआ ही होता है चूना ऑलरेडी, तो उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर हम हम्म, पानी डालेंगे। उसका बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद में फिर हम उसके अंदर बजरी डालते हैं, जी। जो या स्टोन सैंड कह सकते हैं, वो डालेंगे हम 35 से 37% के करीब। जी जो हमारी ट्रॉलियां बनी हुई है उसी हिसाब से, उसके नाप के अनुसार जी जी वो डालेंगे। फिर दोनों को आपस में मिश्रण किया जाएगा जी। उसी मिक्सर के अंदर। उसके पश्चात हम उसके अंदर 50% राख डालेंगे। जी जी उसके बाद में उसको करीब 7 से 10 मिनट के तक आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जहाँ पानी की आवश्यकता होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी चलाएंगे, और वो एकदम भुरभुरा माल जिसको कहते हैं कि वो मुट्ठी के अंदर अच्छी तरह दबाने के बाद में जिसका लड्डू बन जाए। जी 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 सीधा तो बन गिल्ला नहीं होना चाहिए, सीला होना चाहिए। सीधा होना चाहिए। हाँ, नमी तो होनी चाहिए। हाँ, नमी, उसके अंदर नमी आ जाए, जो कि ये प्रेशर से बनने वाली ईंटें होती है, जी जी तो इसमें हमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो चिपकेगी तो मशीन डिस्टर्ब होगी। जी जी उसके पश्चात वो अच्छी तरह मिश्रण होने के बाद में हम उसके अंदर एक फावड़ा, जो 2 से 3% कह सकते हैं, जो लो ग्रेड की पीओपी है, वो हम उसमें डालते हैं। जी रखिए। उसके बाद में 1-2 राउंड घुमाते हैं। उसके पश्चात वो कन्वेयर बेल्ट पे जो मिश्रण है वो कन्वेयर बेल्ट पे आ जाता है जी और मशीन पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात भाई साहब ये क्या है कि हमने जो राउंड टेबल मशीन लगा रखी है, जी तो ये मिश्रण उस पे आता है और प्रेशर से ये ईंटें तैयार होती हैं। जी और ये 8 से 10 घंटे में 10,000 ईंटें अपने पास में तैयार हो जाती है। नहीं, ये प्रेशर मशीन एक बार में कितनी निकालती है? ये मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि राउंड टेबल राउंड की मशीन है, जी, तो जी। 2-2 ईंटों के इसके अंदर जोड़े तैयार होते जी। हैं और ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है। ओके उसके पश्चात ये ईंटें फट्टे पे आ जाती है। जी फट्टा उठा करके हम साइड में अलग अलग फट्टे लगा देते हैं जी ग्राउंड के अंदर, और इनको 3 से 4 दिन गर्मियों के अंदर और 7 दिन तक सर्दियों के अंदर हम्म, इसको ग्राउंड में सूखने देते हैं, जी ताकि इसका जो हल्का मॉइस्चर है वो भी निकल जाए, ताकि ये चट्टे में जाने के लिए तैयार हो जाए। जी उसके पश्चात मदन जी हम इनको उठाते हैं और इनको चट्टे में लगा देते हैं, और 1 से 1.5 लाख न्यूनतम ईंटों का जो चट्टा होता है उसके अंदर इनको 10 दिन और पकने देते हैं। हम्म, तत्पश्चात हम इसकी क्यूरिंग करवाते हैं, जी। जैसा कि किसी भी पाइप के आगे कोई बैग वगैरह बांध देते हैं, हम्म, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे पानी चलाते हैं जी जी ताकि वो पानी रिसाव होकर के नीचे तक पहुंच जाए। मतलब उन पे पानी लगना चाहिए ईंटों पे। हाँ, उसमें क्योंकि जब हल्का पानी लगेगा तो उसमें इसका मेन मकसद होता है, चूना जो होता है जी वो चूने की जो हीट पैदा होती है वो जी। हीट ही इस ईंट को पकाती है। वो चूने की हीट पूरे चट्टा जब 1 से 1.5 लाख ईंट का होगा तभी उसको हीट मिल पाएगी, और इस जी। हीट से ये ईंटें पक के तैयार हो जाती है, और इसकी स्ट्रेंथ लगभग 120 से लेकर के 150 केजी की स्ट्रेंथ इन ईंटों की आती है। और जबकि ये जो लाल ईंट हम उपयोग में लेते हैं, अच्छी से अच्छी मिट्टी भी होगी तो इसकी 80 से मतलब 85 केजी के करीब इसकी स्ट्रेंथ। मतलब एस बिग लाल ईंट से प्रेशर में ज्यादा है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल ज्यादा है। बिल्कुल 1.5 से 2 गुना ज्यादा मतलब मजबूत ईंट होती है ये। और एक इसमें सोरा नहीं लगता है,
अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें नमक की मात्रा मैं एक तो कहीं होती नहीं। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपको बीच में रोक के, कि भाई जब अपने लाल ईंट खरीद रहे हैं आज, लगभग अब से पूर्व जो है लाल ईंटों के मकान में लाल ईंट जी को ही जी मजबूत माना है। जी और अब आपने एसब्रिक का जिक्र हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन इसकी बनाने की विधि भी समझाई, लेकिन आम आदमी मतलब इसके क्या फायदे हैं जो लाल ईंट को छोड़ के एसब्रिक लगाए, इसके विषय में बताएं हमें। इसका सर जी एक तो क्या है कि ये ईंटें बहुत ज्यादा महंगी पड़ने लगी, लाल ईंट जो है, जी जी क्योंकि मिट्टी भी अब बहुत कम मात्रा में मिलती है। जी खेती वाली जमीन के ही हम मिट्टी खरीदते हैं उसके, और जी उस जी मिट्टी को उपयोग में लेना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे ये ईंट भट्टे लगे हुए थे जी जी। वहां तो इन्होंने पूरी खुदाई कर दी, हम्म, पूरी खदानें हो गई वो, हम्म, वहां मिट्टी रही नहीं, तो आसपास के खेतों से ये मिट्टी ठेके पे जमीन लेकर के मिट्टी लेके आते हैं। और फिर इसके बाद में इनको कोयला मिलता नहीं, क्योंकि कोयला भी बहुत ज़्यादा महंगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया, जी जी और इसकी लेबर नहीं मिलती है। इस वजह से ये ईंट बहुत ज़्यादा महंगी, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये में 1,000 ब्रिक्स ये अवेलेबल होती है। और उसके अलावा मिट्टी के अंदर सोरा जो होता है वो बाद में मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जी जी कि इस ईंट का क्या है कि एक तो ये ईंट जो है क्यूरिंग से पकती है, और इसकी जो हीट होती है इस वजह से पकती है। जी। तो इसका जो साइज है जी वो इसका साइज एक्यूरेट ही रहता है, और वो आग में मतलब श्रिंक होने की वजह से 1-2 mm वो कम हो जाती है। कम जाती है। इसलिए ये ईंटें अपने लगभग ये 900 ईंट लगेगी, वहाँ लाल ईंट 1000 ईंट लगती है। जी एक ये ईंट मशीन से बनती है तो इसकी सफाई बहुत शानदार आती है। जी जी नंबर 3 इसके अंदर क्या है कि दोबारा आपको मकान चिनाई होने के बाद इसमें तराई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर ईंटें अपना रखती है। जी एक बार जब हम इसको पानी में भिगोने के बाद जब लगाते हैं, हम्म, उसके पश्चात हमें इसकी तराई की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो ईंट है हमें लगभग 3 से 3.5 रुपए में एक ईंट, मतलब हाँ। 3,000 या 3,500 रुपए प्रति हाँ, हजार। प्रति 1000 का जी 1000 में ये हमें ईंट तो आसानी से लाल ईंट में इसमें कितना डिफरेंस हो गया आपके हिसाब से? तो लाल ईंट भाई साहब जस्ट ए डबल मान सकते हैं हम। हाँ। और फिर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो ईंट अच्छी होगी या नहीं होगी, बीच में 2 नंबर 3 नंबर काफी तो नुकसान स्ट्रेंथ हो सकता है स्ट्रेंथ उसमें। का आपने बताया भी ये मजबूत है, तो इसमें मकान में गर्मियों में कैसा रहेगा, ठंडा में बाहर के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें ये गर्मियों के अंदर तो मकान बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, क्योंकि इसमें चूने की मात्रा होती है जी जी और राख होती है। जी ठीक है, तो ये गर्मियों में तो ठंडा रहता है और सर्दियों के अंदर ये गर्म रहता है सर। जी इसके अलावा ये जो ईंटें बनती है जी इसके अंदर जगह का भी कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। जी। इसमें थोड़ी जगह के अंदर ही हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जी और टोटल देखा जाए तो इस पे जो हम व्यवसाय करना चाहें जी तो ये सस्ती सी मशीन 5-6 लाख रुपए की मशीन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको रॉ मटेरियल है, राख आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आसपास हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नहीं, इसमें लेबर कितनी चाहिए मशीन को? लेबर इसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी मिश्रण बनाता है और 2 आदमी मिश्रण लेके आते जी। हैं अलग अलग जगह से, जैसे राख है, बजरी है, जी जी चूना है, इसको लेके डालते हैं रेडियो के द्वारा और एक आदमी इसको तैयार करता है और एक आदमी इसकी ईंटें बनाता है। तो 2, 3, 4, 5 छह आदमी और 6 आदमियों में इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। जी जी ठीक है राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। और मैं ये कहूँगा कि भी आप ये एसब्रिक यूज करो, और कोई उद्योग शुरू करना चाहे तो आप राकेश जी के संपर्क करके और इनसे पूछ सकते हैं, आपको अच्छी तरह जिम्मेवारी से बताएंगे। और दूसरा, हम वीडियो के अंदर ही नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे राकेश जी का,
तो आप कभी भी इनसे आकर के मिल सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।